नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया के तहत द्वितीय विश्व युद्धकालीन परिस्थितियों से व्याख्यान का प्रारंभ किया। आज उसी कड़ी के तहत हम कुछ विशिष्ट ब्रिटिश योजनाओं की बात करेंगे जो आपको निरंतर सीरीज में मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। देखिए, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था आप लोगों को कि सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और जैसे ही भारतीय राजनेताओं ने ब्रिटिश सेनाओं का सहयोग करने से मना कर दिया युद्ध में, तो ब्रिटेन के हाथ पांव फूलने लगे, ब्रिटिश शासकों के हाथ पांव फूलने लगे और उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। तो उन्होंने युद्धकालीन परिस्थितियों में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से प्रयास किया और उन सब प्रयासों में यह पहला प्रयास था, अगस्त प्रस्ताव 1940। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने रखे जिनका जिक्र हम यहाँ करते हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया कि बहुत जल्दी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। पहले जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें भारतीय लोग शामिल नहीं थे, तो भारतीय लोगों को शामिल करने की बात इसमें कही गई है। इसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा बिंदु, युद्ध समाप्ति के बाद हम भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के अधिकार को मान्यता दे दी जाएगी। यानी युद्ध समाप्त होने के बाद में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए एक संविधान निर्माण का जो अधिकार इनका बहुत पहले से चला आ रहा था, उसको ब्रिटिश शासकों द्वारा मान्यता दे दी जाएगी। यह भी इन्होंने एक बिंदु रखा ताकि भारतीय लोग खुश होकर इसका समर्थन करें और युद्ध में सहयोग करें। अगला बिंदु, भारतीयों द्वारा इस प्रकार का संविधान बनाया जाएगा जिसमें रक्षा, अल्पसंख्यक मामले, विदेशों से संबंध एवं अखिल भारतीय सेवाएं आदि मामलों में भारतीयों को पूर्ण अधिकार होगा। यानी एक ऐसा संविधान, यानी एक ऐसा समग्र, एक समावेशी संविधान बनाया जाएगा भारतीयों द्वारा जिसमें रक्षा, अल्पसंख्यक मामले, विदेश संबंध और अखिल भारतीय सेवाओं के मामले, इन सब में भारतीयों को पूर्ण अधिकार होगा। अगला बिंदु, इस प्रस्ताव में पहली बार मुस्लिम हितों को संरक्षण प्रदान किया गया। ध्यान रखें इस बिंदु को, यह भी फूट डालो राज करो की नीति के तहत है और यह बिंदु यूं कह दीजिए कि युद्धकालीन परिस्थितियों में मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नीति के तहत है, जिसके तहत कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान लागू नहीं करेगी जो मुस्लिम हितों के विरुद्ध हो। यानी ऐसा कोई प्रावधान ब्रिटिश सरकार लागू नहीं करेगी जो मुस्लिम हितों के विरुद्ध हो। यानी अब मुसलमानों को एक तरह से बिल्कुल राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों के, राष्ट्रीय कांग्रेस के एजेंडे के विरुद्ध कर दिया गया। अगला, इस प्रस्ताव में कहा गया कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले इस परिषद में, इस प्रकार की कोई भी परिषद, कोई भी संगठन, कोई भी आयोग बनता था तो उसमें भारतीय लोगों की संख्या नगण्य होती थी, लेकिन इसमें भारतीय लोगों को शामिल करने की बात कही गई। अगला बिंदु, इस प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ऐसी किसी संस्था या संगठन को सत्ता नहीं सौंपेगी जो सशक्त हो
और अल्पसंख्यक लोगों के विरोध में हो, ऐसी किसी भी संगठन को सत्ता नहीं सौंपेगी। अगला बिंदु, इस प्रस्ताव का यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना था। यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, डोमिनेटेड स्टेट। और आप सबको पता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य तो पहले ही स्पष्ट था, जो मैंने अभी आपको बताया, पिछले व्याख्यान में बताया, और वह था पूर्ण स्वराज्य। और यहां बात की जा रही है औपनिवेशिक स्वराज्य की। इस प्रस्ताव के संबंध में महात्मा गांधी ने आलोचना करते हुए कहा, देखिए एक कोटेशन जो है इसको बड़े ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि यह बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। महात्मा गांधी ने आलोचना करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से राष्ट्रवादियों एवं उपनिवेशी सरकार के मध्य खाई और चौड़ी हो गई। यानी जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो भारतीय लोग थे, उनके और औपनिवेशिक सरकार जो ब्रिटिश सरकार थी, उनके मध्य खाई और चौड़ी हो गई। पहले से ही इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद और कई चीजों को लेकर तनातनी थी, और वह और ज्यादा अब गहरी हो गई। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग, दोनों प्रमुख दल, जो उस समय तत्कालीन भारत में दो प्रमुख दल थे, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और दोनों के अपने अपने कारण थे, क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस का अस्वीकार करने का कारण था पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार नहीं करना। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग पूर्ण स्वराज्य था, और पूर्ण स्वराज्य का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, और उनके अस्वीकार करने का कारण था अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग को प्रस्ताव में शामिल नहीं करना, क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान चाहिए था। अलग पाकिस्तान से कम मुस्लिम लीग कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की ही मांग के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं था, इसलिए दोनों प्रमुख दलों ने इसे अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो प्रयास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और वह है क्रिप्स मिशन योजना 1942। बहुत बार पूछा जाता है, यहां से अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। मैंने बिल्कुल तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों दृष्टिकोण से यह व्याख्यान बनाया है। 23 मार्च 1942 को, डेट्स को आप बिल्कुल ध्यान रखना, 23 मार्च 1942 को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने भारत आकर एक योजना प्रस्तुत की, और यह योजना 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत की। यहां मिसप्रिंट हो गया, आप ध्यान रखना। 30 मार्च 1942 को यह योजना प्रस्तुत की। जो क्रिप्स महोदय ब्रिटिश लेबर पार्टी से संबंधित थे, यहाँ 46 गलती से टाइप हो गया, आप यहाँ 42 समझना। 30 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेना की करारी हार होना था। साथ ही फ्रांस, रूस और चीन द्वारा निरंतर ब्रिटिश शासकों पर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए दबाव डालना था। अतः इस योजना का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में किसी भी प्रकार से भारतीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना था। भारतीयों को सीमित मात्रा में स्वशासन का अधिकार देना था, यानी स्वशासन उपलब्ध करवाना था, और इसी के तहत यह क्रिप्स मिशन योजना प्रस्तुत की गई। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।
सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने प्रस्तुत की और ब्रिटिश लेबर पार्टी से संबंधित है। वहाँ दो दल प्रमुख है ब्रिटेन में सत्ता में, और अभी वर्तमान में एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। हालांकि वहाँ लिबरल पार्टी और अन्य बहुत से दल हैं, लेकिन वहाँ द्विदलीय व्यवस्था सत्ता में हावी है। तो इस मिशन की प्रमुख विशेषताएं: युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, भारतीयों द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये दूसरी बात बहुत स्पष्ट है और यह बात बाद में बहुत प्रभावशाली रही, बहुत उपयोगी रही। तो इसको आप ध्यान से सुनिए कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है, और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु, इस संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, ब्रिटेन की किसी भी प्रकार की योजना, आयोग या रिपोर्ट में पहली बार क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में देशी रियासतों का जिक्र किया गया, और न केवल जिक्र किया गया अपितु देशी रियासतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस एक बिंदु जो पॉइंट नंबर 3 है, इस एक बिंदु का प्रभाव इतना दूरगामी रहा कि इस एक बिंदु के कारण जब बाद में अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, तो गांधी जी ने भी कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन देशी रियासतों में भी होगा। जबकि इससे पहले जो गांधी जी के दो बड़े आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन दोनों में देशी रियासतों को वंचित रखा गया। लेकिन पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने कहा कि यह आंदोलन देशी रियासतों में भी होगा, और यह हुआ। जयपुर में हीरालाल शास्त्री, जोधपुर में जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, उदयपुर में, इन सब के नेतृत्व में पूरे राजस्थान में भी बहुत सी तोड़फोड़ मचाई गई। और एक बिंदु और इससे निकल कर आया, और इसका दूरगामी प्रभाव उसको मान सकते हैं कि यहाँ देशी रियासतों के प्रति जो लगाव पैदा किया गया, जो देशी रियासतों को जो प्रतिनिधित्व देकर भारतीय भूभाग से जोड़ने का जो प्रयास किया गया, उसका दूरगामी प्रभाव ये रहा कि बाद में एकीकरण के समय, राष्ट्रीय एकीकरण के समय, रियासतें सहज ही सरदार पटेल के नेतृत्व में भारतीय संघ में शामिल हो गई। कुछ रियासतों को छोड़कर अधिकांश रियासतें सहज ही शामिल हो गई। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी इस क्रिप्स मिशन योजना में। अगला बिंदु, इस योजना में यह प्रावधान किया गया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। औपनिवेशिक स्वराज्य, देखिए, ये औपनिवेशिक स्वराज्य की बात अगस्त प्रस्ताव 1940 में भी की गई, और औपनिवेशिक स्वराज्य की बात बाद में वेवेल योजना में भी की गई। लेकिन औपनिवेशिक स्वराज्य राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं था, जबकि यहां रखा गया ये बिंदु, औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन योजना के संबंध में, क्योंकि इसको नकारना ही था कि योजना में कोई दम नहीं था, कोई ज़्यादा इसमें भारतीय लोगों के लिए लाभदायक बिंदु नहीं थे, तो क्रिप्स मिशन योजना के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा, इस कोटेशन को बहुत ध्यान से सुनिए आप, ये बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, कि यह योजना किसी दिवालिया बैंक के नाम से दिया गया आगे की तिथि को बुनाए जाने वाले चेक के समान है। गांधी जी ने कहा कि यह ऐसी योजना है जो किसी दिवालिया बैंक के नाम से आगे की तिथि को बुनाए जाने वाले चेक के समान है। और कैसे? पहली बात तो यह है कि अभी युद्ध में ब्रिटेन की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि युद्ध में हारेंगे या जीतेंगे,
और आप कह रहे हैं कि हम युद्ध समाप्ति के बाद में ऐसा कर देंगे, युद्ध समाप्ति के बाद में ऐसा कर देंगे। तो पहला तो यह है कि आपका भी युद्ध में खुद का बचना ही तय नहीं है, और युद्ध समाप्ति के बाद में ऐसा कर देंगे, क्या गारंटी आप युद्ध समाप्ति के बाद में ऐसा कर दोगे? तो ये दिवालिया बैंक के नाम से आगे की तिथि को बनाए जाने वाले चेक के समान। इस योजना के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह योजना बिना इंजन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है, ना तो इसमें इंजन है ना इसमें ब्रेक है, तो ऐसी योजना को लेकर हम करेंगे क्या? बिना इंजन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान। पंडित नेहरू ने एक और कोटेशन में कहा कि क्रिप्स मिशन योजना को स्वीकार करने का मतलब है कि भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के मार्ग को प्रशस्त करना। यानी अगर हम इस मिशन योजना को स्वीकार कर लेते हैं तो यह भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्रिप्स मिशन योजना को भारत के इन आधारों पर क्रिप्स मिशन योजना को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ने स्वीकार कर दिया। साथ ही तात्कालीन भारत के सभी दलों ने, जो अन्य दल थे, लेबर पार्टी थी, दलित पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, और भी बहुत से दल थे, उन सब ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। तो यह जो व्याख्यान है आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, और यदि कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना।